ज्योग्राफी इज़ द मोस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स का ज्योग्राफी जो है सबसे ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट है। इस वीडियो में हम 2015 से 2024 तक के सारे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज करेंगे बहुत ही अच्छे से विद द हाई यील्डिंग टॉपिक्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हर कुछ सारे आइसोथर्म्स, आइसोबास, सारे कंसेप्ट को अच्छे से, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, हर कुछ बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, थ्रू आउट द वीडियो आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आए आपको वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है उस क्वेश्चन का उसी वक्त। ठीक है, ताकि मैं कमेंट्स में गो थ्रू करके आपके आंसर्स को देख पाऊँ। ठीक है, तो कमेंट्स में उसी टाइम आपको आंसर कर देना उसका। ठीक है, आंसर करोगे, लास्ट में जब वीडियो एंड होगा आप मेरे को अपना फाइनल स्कोर बताओगे। ठीक है, फाइनल स्कोर जिसका सबसे कंसिस्टेंट, क्योंकि मैं चेक करूंगा और सबसे बढ़िया रहा, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना, वहाँ मैंने ऐसे भी ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी हैं। मैं मैप्स ऐप्स अभी सब कुछ दूंगा, रामसर साइट्स के मैप दूंगा, सॉइल कवर, देन आपको क्लाइमेटिक कंडीशन, सारे ही मैप्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे मेरा आपको आईडी मिलेगा, टेलीग्राम आईडी, वहाँ मेरे को डीएम करना अपना स्कोर। ठीक है, एंड देन यू विल बी अवॉर्डेड बाय मी। मैं आपको एक अवार्ड दूंगा बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, एट लास्ट ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, तो चलो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप निभाओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाता हूँ। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, consider the following statement. Black gram can be cultivated as both खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, बोल रहा है ब्लैक ग्राम जो है वो खरीफ और रबी दोनों तरीके से कल्टीवेट किया जा सकता है, दोनों सीजन में कल्टीवेट किया जा सकता है। देन ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इतने सारे दाल है, इतने सारे पल्सेस है मार्केट में, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पल्सेस इन द मार्केट एंड ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। अकेले केवल ग्रीन ग्राम जो है नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन ले रहा है। ठीक है, तुमने ये स्टेटमेंट समझा। थर्ड स्टेटमेंट, इन द लास्ट 3 डिकेड्स वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस इंक्रीज्ड। ठीक है, खरीफ पल्सेस जो है उनके प्रोडक्शन बढ़ी है एंड द रबी पल्सेस हैज़ डिक्रीज्ड 3 साल में। ठीक है, कि रबी पल्सेस की प्रोडक्शन कम हुई है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अगर तुमको नहीं भी आता है तो भी तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पिछले 3 दशक, लाइक फ्रॉम लास्ट 30 डेज, खरीफ पल्सेस की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है और रबी की घटी है। लाइक हाउ यू कैन इंश्योर दैट कि रबी पल्सेस घटी है पिछले 30 सालों में। समझ रहे हो, दोनों बढ़ी हुई पल्सेस की प्रोडक्शन है ना। देन ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ये पॉसिबल कैसे है तुम ये बताओ। लेकिन इतने सारे टाइप ऑफ पल्सेस है और ग्रीन ग्राम केवल हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन कैसे ले सकता है। ठीक है, तुम अपने घर में पल्सेस खाते हो, रहर के खाते हो, है ना, मूंग के खाते हो, सारे घर में रहर की दालें, ग्रीन ग्राम कौन खा रहा है तब। समझ रहे हो, तो ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, इट्स अ एक्सट्रीम थिंग टू सेव। अंडरस्टूड। तो आपका सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे आंसर आता है, बट थर्ड वाला स्टेटमेंट ध्यान से समझना। ऐसे स्टेटमेंट कहीं भी आए, लाइक इन द लास्ट 3 डिकेड्स while the production of खरीफ pulses has increased and the production of रबी pulses has decreased, ऐसे स्टेटमेंट हमेशा ही गलत होते हैं, हमेशा ही गलत होते हैं, क्योंकि लास्ट 3 डिकेड्स एक बहुत लंबा टाइम है, 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पल्सेस। ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स को लेकर के देखो, तो ये पहले तो थीम एक, देखो खरीफ से और रबी से जो है बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इट्स अ थीम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़ना बहुत ईजी है। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज़ हाईएस्ट। ठीक है, राइस कल्टिवेशन का जो एरिया है वो हाईएस्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड।
एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स, है ना। तो ज्वार का जो एरिया ऑफ कल्टिवेशन है वो ऑयल सीड की कल्टिवेशन के एरिया से ज़्यादा है, ठीक है। चलो नहीं पता, आगे देखते हैं। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर देन दैट ऑफ द शुगर कैन, तो शुगर कैन से ज़्यादा कॉटन कल्टिवेशन का एरिया है, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज़ स्टीडली डिक्रीज्ड, ठीक है। मतलब क्या है कि जो शुगर केन कल्टिवेशन का जो एरिया है वो स्टीडली डिक्रीज हो रहा है। स्टीडली डिक्रीज का मतलब पता है क्या होता है कि घटते ही जा रहा है, लाइक इट इज़ डिक्रीजिंग 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 एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। स्टीडली डिक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा स्टेटमेंट हो कि ये पॉसिबल है, तुम खुद बताओ कि स्टीडली डिक्रीज शुगर केन का प्रोडक्शन है, हो सकता है। चलो 5 साल में कभी एक बार भी अगर बढ़ गया, एक बार भी बढ़ गया अगर, तब तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एक बार भी, चलो एक दिन के लिए भी अगर बढ़ा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये स्टीडली डिक्रीज कैसे कहलाएगा? तो स्टेटमेंट दिया गया ही स्टेटमेंट गलत करने के लिए है, ठीक है। तो तुम 4th को क्रॉस करो एंड द आंसर इज 1 and 3। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज द हाइएस्ट एंड द एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन, ठीक है। चलो, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ठीक है। जो क्रॉप है वो सब ट्रॉपिकल है नेचर में। द हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, it requires at least 210 frost free days and 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। अ लाइट वेट वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर जो है वो रिटेन कर सकता है ये क्रॉप, ठीक है। एंड आइडली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप? कौन सा क्रॉप है? जहां आपने 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज देखा और 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल देखा, ठीक है, वहीं पे गो फॉर द कॉटन। समझा कि 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कॉटन। देखो जूट तो नहीं हो सकता, क्यों? जूट के प्रोडक्शन के लिए देखो, ये पहली बात, जूट और शुगर के नहीं, ये दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए यू नीड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल से तो नहीं होने वाला, तो ये दोनों तो ऐसे ही ख़त्म हो जाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वाटर इंटेंसिव है, ठीक है। बात रही कॉटन की, तो कहीं भी देखो फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड फ्रॉस्ट में नहीं रह पाता। तो फ्रॉस्ट फ्री डेज 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है। और लाइट है एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल है ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, तो कॉटन इज द आंसर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ा था 2020 में, अब देखो 2021 में कैसे सेम चीज़ रिपीट होता है। यही वाटर इंटेंसिव वाली चीज़ जो मैंने ऊपर बताई। अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लीस्ट वाटर इफिशियंट क्रॉप? लीस्ट वाटर इफिशियंट का मतलब क्या हुआ कि जो पानी कम से कम यूज़ नहीं कर पाता है, जो पानी की बचत नहीं कर पाता है। वाटर इफिशियंट मतलब क्या हुआ कि कम से कम पानी में उपज हो जाए जिसकी, उसको कहते हैं वाटर इफिशियंट, है ना। तो लीस्ट वाटर इफिशियंट कौन है? सबसे कम जो है वो पानी की बचत कौन करता है? सबसे कम जो है लीस्ट वाटर इफिशियंट कौन सा है ना। तो दैट इज़ शुगर केन, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज लीस्ट वाटर इफिशियंट क्रॉप, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है ये क्रॉप, शुगर केन। अंडरस्टूड? लाइक पीपल से कि 1 किलो शुगर केन लाइक उपजाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 210 लीटर्स ऑफ वाटर। और बताओ 210 लीटर पानी चाहिए, और तुम इससे ही सोच सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो क्रॉप से कितने क्वेश्चन है, ठीक है, ईयर 2022 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। हाउ मेनी अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट? कौन से ऐसे स्टेट है दीज आर जो टी को प्रोड्यूस करते हैं, जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट ऑल 4 स्टेट्स आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, देन असम, ओके, देन वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, तमिलनाडु,
ठीक है, ऑल दीज आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मिज़ोरम, है ना, ऑल दीज आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब एक और चीज़ कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर क्या है। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर है तुम्हारा कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पूछ चुके हैं ऑलरेडी। तो टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, इन सब का जो आपको हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है ना। चलो, कॉफ़ी बोर्ड का आपको होगा आपको कर्नाटका में, ठीक है। देन बेंगलुरु, है ना। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरियाज देन चाइना। ठीक है, इंडिया के पास मोर एरेबल लैंड है चाइना से। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। ठीक है, जो इरीगेटेड एरिया है इंडिया में, ठीक है, वो एज़ कम्पेयर टू चाइना ज़्यादा है। ओके, द नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडियन एग्रीकल्चर में ज़्यादा है चाइना से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि देखो, यू नो कि चाइना इंडिया में हर चीज़ से आगे है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किया हुआ है मास्टर PYQs वाले सीरीज़ में। चाइना इंडिया में हर चीज़ से आगे है, बस आपको इतना सोचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी यही आपसे पूछ रहा है कि चाइना इंडिया से आगे है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरियाज देन चाइना, मतलब इंडिया के पास ज़्यादा एरेबल एरिया है चाइना से। चलो ठीक है, ये सही हुआ, सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ज़्यादा एरिया है चाइना से। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। अब यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, मैंने क्या बोला, चाइना इंडिया में हर चीज़ से आगे है, तो इंडिया के पास मोर इरीगेटेड एरिया कैसे है। तो ये क्वेश्चन में बताना ही चाहता है कि दो इंडिया के पास मोर एरेबल एरिया है चाइना से ज़्यादा, लेकिन स्टिल इंडिया के पास लेस इरीगेटेड एरिया है एज़ कम्पेयर टू चाइना। इंडिया का जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर वो चाइना से कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ यही बोलना चाहता था कि दो इंडिया हैज़ अ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड। आया समझ। तो चाइना इंडिया से हर चीज़ में आगे, बस इतना आप सोच लो तो आप सही आंसर सही करके आ जाओगे, मार के आ जाओगे। ठीक है, कि द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, एंड देन एवरेज प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल्सो लेस इन इंडिया कंपेयर टू चाइना। अंडरस्टूड। बहुत इजी था तरीका ये सॉल्व करने का, नहीं भी पता है तो भी आप बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व कर लोगे। द ए इज़ द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डे इज़ मोर और लेस द सेम। हर दिन कहीं ना कहीं सेम ही होता है। द मॉर्निंग इज़ क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज। ठीक है, मॉर्निंग क्लियर और ब्राइट होगा। एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, जैसे जैसे सन क्लाइम इन द हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड फॉर्म, द रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, बट द रेन इज़ सून ओवर। बट जो बारिश है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और बारिश जो है तुरंत ख़त्म हो जाता है। विच ऑफ द रीजन इज़ डिस्क्राइब्ड इन अबव पैसेज। कौन से रीजन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सवाना, सवाना इज़ अ ग्रासलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मॉनसून और मेडिटेरेनियन। सो दिस इज़ द इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट मतलब जो इक्वेटर रीजन में होता है। ठीक है, मेनली देयर आर क्लियर एंड ब्राइट स्काईज, है ना, क्लियर एंड ब्राइट सी ब्रीज। ओके, क्लियर स्काई, जैसे जैसे सन क्लाइम हाई, हीट माउंट्स अप और तुम्हारा डार्क क्लाउड बनते हैं, रेन आता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट, है ना। मानसून नहीं होगा, ये ऑलरेडी नो, मानसून में तो भर भर की बारिशें होती है ना। सवाना इज़ अ ग्रासलैंड। ठीक है, ये ऑलरेडी नो, है ना। ये सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट तो नहीं है, वो ग्रासलैंड क्लाइमेट जो होता है वहाँ पे सवाना जो है वो होता है। ठीक है, और मेडिटेरेनियन तो हो ही नहीं सकता। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़ वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून। ठीक है, इंडियन मानसून को फोरकास्टिंग करते हुए कभी न्यूज़ में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है अबाउट इंडियन ओशन डायपोल। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, आईओडी फिनोमिनन
इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन डायापोल जो है वो डिफरेंस है इन दी सी सरफेस टेम्परेचर। कौन कौन सा सी सरफेस टेम्परेचर? तो बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द आईओडी द इंडियन ओशन डायपोल फिनोमिनन कैन इन्फ्लुएंस द एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। कि मानसून पे जो है एल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारा इन्फ्लुएंस कर सकता है इंडियन ओशन डायपोल। सो हियर एक्चुअली द आंसर इज 2 ओनली। यस, ठीक है कि हाँ इट कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन मानसून। यस इट कैन। ठीक है, पहली बात तो इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, पूरा समझना इंडियन ओशन डायपोल कैन इन्फ्लुएंस, है ना। अब दूसरी चीज़ कि देखो पहले वाले स्टेटमेंट में क्या है कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है, आईओडी फिनोमिनन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, वाई ओनली ट्रॉपिकल? अंडरस्टूड? ट्रॉपिकल क्यों? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन पे भी इम्पैक्ट करता है, जो टेम्परेट रीजन में भी आते हैं जो एरिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सो नॉट ओनली ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जामिनर बहुत स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है, मैंने मास्टर PYQs में आपको बताया भी था स्पेसिफिक का क्या लाइक सिनेरियो रहता है। वैसे मैं लास्ट में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, वेयर आई विल कवर ऑल दीज थिंग्स कि कौन सा स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से आप क्या सही कर सकते हो, क्या गलत कर सकते हो, हर कुछ ही लाइक आई विल टेल यू। ठीक है, समझ में आया? चलो द नेक्स्ट थिंग कि पहले एक बार देख लेते हैं इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंडियन ओशन डायपोल में होता क्या है कि जो ये इंडियन ओशन का जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, इधर ये अफ्रीकन साइड वाला जो एरिया होता है और जो ये आपको ऑस्ट्रेलियन साइड वाला जो एरिया होता है उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं ना। तो होता है कि जो वेस्टर्न साइड होगा, है ना, वो वार्मर और कोल्ड होता रहेगा एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो मोस्टली कूल होगा, लेकिन जो नॉर्मली रहता है उससे थोड़ा कूल रहेगा। जब कूल रहेगा तो आपको पता है क्या होगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव होएगा, है ना। सो सी वाटर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव होगा। ठीक है, ये एरिया वार्मर है देन नॉर्मल, है ना, मूव होगा। देन क्या होगा कि कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होने के बाद यहाँ होगी बारिश, भर भर के बारिश होगी। ठीक है, और देन जो है ये थोड़ा कूलर एयर यहाँ जा कर के ड्रेन हो जाएगा, ठंडा एयर, है ना। तो इसमें होगा क्या कि ऑस्ट्रेलिया में जो है मोस्टली ड्रॉट लाइक कंडीशन होगा, यहाँ पे बारिश वारिश नहीं होगी। इंडिया में भर भर के बारिश होगी। ठीक है, अब होता क्या है एल नीनो में, एल नीनो में ये होता है कि इंडिया जैसी जगह पे ड्रॉट आती है। जो ये वाला एरिया है इंडिया अफ्रीका वाला एरिया, यहाँ पे होता है एल नीनो में ड्रॉट। ठीक है, बट इंडियन ओशन डायपोल एल नीनो को वीक कर देता है। एल नीनो को क्या करेगा? वीक कर देगा। ठीक है, अपनी ये बारिश वारिश वाली जो चीज़ें हो रही है वीक कर देगा। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे क्या होगा कि लेस राउंडफॉल होगा, है ना, स्पेशली इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया। अंडरस्टूड? चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द ड्यू ड्रॉप नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। ठीक है, जो ड्यू ड्रॉप है वो क्लाउडी नाइट में क्यों नहीं होते? तो पहला ऑप्शन इज क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो रेडिएशन अर्थ सरफेस रिलीज करता है उसको क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, क्लाउड जो है वो अर्थ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। ठीक है, जो अर्थ सरफेस है उनका लो टेम्परेचर होता है क्लाउडी नाइट्स में। क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, जो ब्लोइंग विंड है उसको ग्राउंड लेवल पे डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, देखो पहली चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि अगर ड्यू को फॉर्म होना है, ड्यू ड्रॉप्स को अगर फॉर्म होना है, ठीक है, तो देयर शुड बी अ सम कंडीशन। लाइक सबसे पहले तो क्या कि स्टेबल कंडीशन होना चाहिए, स्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ठंडा माहौल होना चाहिए, देयर विल बी कूल एटमॉस्फेयर। ठीक है, कूल्डर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तब ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं। अंडरस्टूड? जब क्लाउड्स होते हैं तो क्लाउड्स में होता क्या है कि जो अर्थ जैसे मान चलो दिन भर की धूप है, ठीक है, दिन भर की धूप है ना, इसमें नाइट की बात हो रही है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे दिन भर की धूप है,
ठीक है। रात में क्लाउड अगर हुआ, ठीक है, तो अर्थ जो है जो रेडिएट करता है अपना एनर्जी, जो एयर, जो जो धूप, जो गर्मी, ठीक है, वो क्लाउड से लगकर फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक, ऊपर नहीं जाएगा, वो फिर नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ के लोअर लेवल का जो एटमॉस्फेयर है, दैट विल बी हीटेड, वो गर्म रहेगा, और उससे कभी भी ऐसा सिचुएशन बनेगा ही नहीं जिससे ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हो पाए। आया समझ? समझा है ना? ये अर्थ के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, तो क्या होगा, हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो कहाँ से बनेगा ड्यू ड्रॉप? तो वही है, द बी इज़ द आंसर, कि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन, है ना। देखो वही चीज़ यानी कि है, ऑन क्लाउडी नाइट क्लाउड रिफ्लेक्ट द हीट बैक टू द ग्राउंड, हेंस ग्राउंड नेवर गेट्स कोल्ड इनफ फॉर द ड्यू टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, अंडरस्टूड? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। जेट स्ट्रीम केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही होता है, क्यों भाई? ठीक है, आगे देख लेते हैं, चलो। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ठीक है, केवल कुछ साइक्लोन है जो आई डेवलप करते हैं, ठीक है। हाँ चलो ये मानते हैं हम, क्योंकि कुछ साइक्लोन में जो है अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मोस्टली वो आई जो है वो डेवलप करता है, टेम्परेट साइक्लोन नहीं करता है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। तो जो साइक्लोन का आई होता है उसमें नियरली 10 डिग्री सेल्सियस जो है लेस होता है सराउंडिंग से, तुम्हारा ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ कि ये 10 डिग्री लेसर दैन नहीं, ये 27 डिग्री सेल्सियस आई का जो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जहाँ पे ये जो है फिगर ऐसा आता है, ऐसा डेटा आता है ना, या 10 डिग्री सेल्सियस लेसर दैन और एक कोई ऐसा रेंज दिया हुआ है, ये सब चीज़ें, तो मोस्टली दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। मोस्टली वो स्टेटमेंट गलत होते ही होते हैं, ठीक है। अभी आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बट ये तो आपको पता होना चाहिए था, तो बहुत बेसिक सा है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये गलत है, तो आप इसको थर्ड को तो ऐसे ही हटा सकते हो, ठीक है। अब लेट्स चेक द सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई। तो आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें आई डेवलप होता है, टेम्परेट में नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। एंड जेट स्ट्रीम अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, एंड दैट इज़ वेरी लाइक एक्सट्रीम टू से कि केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही हो रहा है जेट स्ट्रीम, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। सो द आंसर इज 2 ओनली, द सी, ठीक है। केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नहीं, सदर्न हेमिस्फेयर पे भी होता है, ठीक है। पोलार जेट स्ट्रीम होते हैं, एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट कि कौन सा जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होता है, पोलार जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। हाँ मैं एक और बता दूँ, ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्या करना है कि तुम डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। और फिर ये वीडियो देखना और इजीली तुम कर लोगे, है ना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे यू विल गेट ऑल दिस, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आज देख लेते हैं साइक्लोन के बारे में थोड़ा। देखो यहाँ पे दिया है, ओशियन टेम्परेचर एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो होने का है। देन ये स्टॉर्म का आई है, कितने किलोमीटर वाइड होता है, 16 to 48 किलोमीटर वाइड होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ काम, टेम्परेचर वार्म होगा, क्लियर स्काई चाहिए, एंड देयर वुड बी नो विंड और रेन, ठीक है। कोई विंड और कोई रेन, कोई बारिश वारिश नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ द प्रीक्विजिट। सो लोग होता क्या है कि लाइक दिस इज सी, है ना, तो एक जगह पे ना एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, क्यों लो प्रेशर होता है? ड्यू टू हीट, ठीक है। हीट की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। देन क्या होगा, जब एक जगह लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो कभी भी जो एयर है दैट मूव्स कैसे, दे मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना शुरू करता है, ठीक है। मूव करना शुरू करेगा, देन जब ये लो प्रेशर वाला एरिया भी मिलेगा तो दे ऊपर जाने का शुरू कर देगा, ऐसे, है ना, ये ऐसे ऊपर जाने लगेगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, लाइक 16 to 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो हाइट होगा वो 13 किलोमीटर होगा। ये सब इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये ऐसा ऊपर बढ़ेगा, एंड देन इट डेवलप एन आई, यहाँ पे एक आई डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आई जो है वो क्या होता है, वो लोएस्ट प्रेशर होता है। लोएस्ट प्रेशर में हमेशा क्या होगा
कि तुम्हारी गर्मी ज़्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कहाँ गया है क्वेश्चन, कि आई ऑफ साइक्लोन नियरली 10% 10 सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग, लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि अगर 10 डिग्री लेसर है सराउंडिंग से, ठीक है, तो सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और इसका अगर तुम्हारा 17 डिग्री सेल्सियस होगा, तो आई फॉर्म ही कैसे होगा। ये तो सराउंडिंग से सबसे ज़्यादा होना चाहिए ना यहाँ का टेम्परेचर, तो है ना, 27 तो 37 या 40 होना चाहिए, सराउंडिंग ज़्यादा होना चाहिए। तो हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा ना एयर, है ना, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड देन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ये रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और फिर रोटेट करते करते इट फॉर्म्स एन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, इस तरीके से इट फॉर्म्स एन साइक्लोन। इसको वॉल कहते हैं, जो ये वाला एरिया है दैट इज़ कॉल्ड वॉल, ठीक है, साइक्लोन वॉल। और जो आई है वो दैट इज़ द मोस्ट वायलेंट पार्ट, जो सबसे ज़्यादा तबाही लेकर के आता है, अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो हाई क्लाउड्स हैं वो प्राइमरली जो है सोलर रेडिएशन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड सरफेस ऑफ द अर्थ को कूल रखते हैं, ठीक है। लो क्लाउड्स हैव हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेंटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट, ठीक है। तो लो क्लाउड की वजह से क्या होता है, वार्मिंग इफेक्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करेंगे कि ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, एंड इमेंटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसकी वजह से क्या होगा, गर्मी होगी। देखो अब यूपीएससी हमेशा एक चीज़ करता है, यहाँ पे मैं एक आपको नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एक पैटर्न बताता हूँ कि यूपीएससी क्या करेगा कि हमेशा इंटरचेंज कर देता है स्टेटमेंट को, ठीक है, हमेशा क्या करेगा, इंटरचेंज कर देता है, हाई क्लाउड को लो क्लाउड कर देगा, लो क्लाउड को हाई क्लाउड कर देगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, जैसा कि उसने यहाँ पे किया है, ठीक है। एक्चुअली लो क्लाउड जो होते हैं, है ना, लो क्लाउड होते हैं थिक, बहुत थिक होते हैं, ठीक है, तो दे आर दी प्राइमरली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, लो क्लाउड्स। और जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, समझ रहे हो। लाइक हाई क्लाउड जो होते हैं, पहली बात तो थिन होते हैं, लो क्लाउड थिक होते हैं, ये तो हमेशा ही याद रखो, ठीक है। लो क्लाउड क्या होंगे, थिक होंगे, ठीक है, एंड हाई क्लाउड क्या होगा, थिन होगा। सो हाई क्लाउड जो है दैट प्राइमरली ट्रांसमिट इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना, क्यों, क्योंकि हाई क्लाउड है, सबसे ऊपर सबसे पहले वही आएगा ना जब सोलर रेडिएशन आएगा, तो है ना, तो और जब इंफ्रारेड रेडिएशन जब जाता है अर्थ से तो वो ट्रैप भी सबसे पहले ही करता है, अंडरस्टूड। चलो, बहुत चांसेस है कि ऐसे ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईयर 2023 विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड इन द पोल, ठीक है। तो इंसुलेशन जो इक्वेटर पे रिसीव होता है वो रफली 10 गुना है जो पोल्स पे रिसीव होता है ना। सेकंड, इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन। जो इंफ्रारेड है वो रफली 2/3 है इंसुलेशन का, ठीक है। इंसुलेशन समझते हो ना, कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। Infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, ठीक है। जो इंफ्रारेड वेव्स है वो मेनली जो है वाटर वेपर जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है जो लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। द लास्ट इज इंफ्रारेड वेव्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सोलर रेडिएशन, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव सही होते हैं जो अर्थ जो है एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो इंफ्रारेड वेव्स जो है लार्जली जो है कौन ऑब्जर्व करता है, तो वाटर वेपर कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो द सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि इंफ्रारेड वेव्स जो है लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 स्टेटमेंट 1 बोलता है
द एटमोसफेयर, देखो 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, कि जो एटमोसफेयर है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा हीट हो रहा है रादर देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर आर गुड ऑब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के अच्छे ऑब्जॉर्वर है, अच्छे तरीके से लॉन्ग वेव रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं। देखो सेम पैटर्न पे तीसरा चौथा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, सेम डिट्टो सेम पैटर्न पे, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, एग्जैक्टली इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो और भी ग्रीन हाउस गैसेज है एटमोसफेयर में, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन के, इट इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बहुत ही इजी गोइंग स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादातर जो है ऑब्जॉर्व हो जाता है ऑलरेडी एटमोसफेयर में, ठीक है। मेनली जो तुम्हारा एटमोसफेयर गर्म होता है वो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, जो अर्थ से दोबारा रेडिएट होती है दोबारा से जो एनर्जी, आप समझ रहे हो। सो ये हीट पीरियड का क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता है कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तब तो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करना है। तो अगर पहला गलत है तो दूसरा अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि दोनों गलत होने के कोई चांसेस है नहीं कोई भी ऑप्शन में, अंडरस्टूड। तो ये बहुत ईजी गोइंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। So thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles, ठीक है। जो thickness और troposphere है at equator वो poles के comparison में बहुत ज़्यादा है, exactly equator पे it is 13 किलोमीटर, ठीक है, और poles पे it is 8 किलोमीटर्स, ठीक है। तो obviously तुम्हारा equator पे जो thickness है वो ज़्यादा है, poles पे कम है, understood। Second statement, at the equator heat is transported to the great heights by strong conventional current, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो हीट है वो बहुत ग्रेट हाइट से जाता है ड्यू टू क्या, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एट द इक्वेटर हीट जो है वो ग्रेटर हाइट्स तक जाता है बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट एंड ड्यू टू दिस थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो इक्वेटर पे वो ज़्यादा होता है और पोल्स पे कम होता है, ठीक है, क्योंकि पोल्स पे हीट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि पोल्स पे इंसुलेशन कम होता है एंड द आंसर इज़ 1A, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट inference for isothermal maps in the month of January. The isotherms deviate to north over ocean and the south over continent, ठीक है। पहली बात तो आइसोथर्म के बारे में बताना है इन द मंथ ऑफ जनवरी कैसा बिहेव करता है। तो आइसोथर्म जो है नॉर्थ में डिविएट हो जाता है ओशन में और साउथ में डिविएट हो जाता है कॉन्टिनेंट में, ये बोल रहा है। देन द सेकंड स्टेटमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड नॉर्थ, मतलब क्या कि कोल्ड ओशन करंट्स जो कि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कोल्ड कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आइसोथर्म जो है नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो पहली चीज़ कि आइसोथर्म क्या होता है ये समझो। आइसोथर्म्स ये होता है कि आइसोथर्म जो है हर जगह के टेम्परेचर को इक्वलाइज करता है, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर्स को मेज़र करता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये लाइन है ना, तो ये जो लाइन है ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो लाइन है ना ये हर जगह पे ये 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये वेदर है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस ये हर जगह पे, तो इक्वल टेम्परेचर को ये क्या करेगा मेज़र करेगा, जहाँ जहाँ इक्वल टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है एक लाइन ड्रॉ करके, एक लाइन के थ्रू, ठीक है। अब होता क्या है इक्वल टेम्परेचर्स की मैं बता देता हूँ। एक चीज़ समझना कि कभी भी जो ओशन सरफेस है, जो ओशियन है वो बहुत ही स्लोली ठंडा होगा और स्लोली गर्म होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और जो कॉन्टिनेंट है
वो क्या होगा, जल्दी ठंडा भी होगा और जल्दी गर्म भी होगा। इसको कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं, है ना। तो वो जल्दी ठंडा भी होगा, जल्दी गर्म भी होगा, बट ओशन स्लो ठंडा होगा और स्लो गर्म होगा, ठीक है। अब देखो जनवरी का महीना है, समझना, जनवरी का महीना है, तो कॉन्टिनेंट तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, बट ओशन इज स्टिल गर्म, ठीक है। ओशन क्या है, स्टिल गर्म है, ओशन ठंडा नहीं है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा विंटर के टाइम में, समर से ज़्यादा तो विंटर के टाइम में होगा टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि ये स्लोली जो है अपने आप को ठंडा करेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब समझो कि आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशियन, ठीक है, एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ओशियन में नॉर्थ की तरफ जाएगा। क्यों नॉर्थ की तरफ जाएगा, क्यों नॉर्थ की तरफ जाएगा, ध्यान से समझना। क्योंकि ठंडा करने के लिए खुद को, इसको इक्वल टेम्परेचर करना है, तो इसको खुद को ठंडा करने के लिए नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, नॉर्थ की तरफ भागना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ में पोल्स है ना, तो वहाँ ये जल्दी ठंडा हो पाएगा। तो आइसोथर्म्स कहा जाएगा डेविएट करेगा नॉर्थ की तरफ करेगा ओशियन में, और कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ क्यों करेगा, क्योंकि ओशियन अभी गर्म है, ठीक है, और इसको ओशियन के साथ बैलेंस करने के लिए ये इक्वेटर के साइड आएगा। इक्वेटर के साइड क्या आएगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, कि वेदर बैलेंस हो पाए। इक्वेटर पे गर्मी होगी, समझ रहे हो। इस टेम्परेचर डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए कॉन्टिनेंट में आइसोथर्म्स कहा आएगा साउथ की तरफ आएगा, और ओशियन में कहा आएगा पोल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द थिंग कि आइसोथर्म डेविएट करेगा नॉर्थ ओशियन में और साउथ कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट, पहली बात, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज नॉट अ कोल्ड ओशन करेंट, दे आर दी वार्म ओशन करेंट, ठीक है, नॉट कोल्ड ओशन करेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वार्म करेगा या कोल्ड करेगा, वार्म करेगा, ठीक है, इट मेक इट वार्मर, एंड देन द आइसोथर्म जो है तुम्हारा नॉर्थ की तरफ बेंड होगा। ऑब्वियसली आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ क्यों बेंड होगा, क्योंकि अब वार्म हो गया है, आइसोथर्म को ऊपर जाना पड़ेगा अपने आप को ठंडा करने के लिए, तो नॉर्थ की तरफ वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है, चलो, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर 2024 विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज़ अ गैस, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ठीक है। तो वाटर वेपर के बारे में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ठीक है। वाटर वेपर ऐसा गैस है जिसका जो अमाउंट है वो विद एल्टीट्यूड कम होता जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ऑब्वियसली वाटर वेपर जितना ऊपर तुम जाओगे उतना ऊपर वो कम होता रहेगा, है ना। होता तो ओरिजिनेट अर्थ से ही है, तो ऑब्वियसली विद एल्टीट्यूड कम होगा, है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। द परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। पोल्स पे कहाँ से इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना, तो मैक्सिमम पोल्स पे कैसे हो जाएगा, तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत तुम ऐसा लॉजिकली सोच सकते हो, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा अर्थ की जो वो सन की जो रोशनी है वो अर्थ पे कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो इक्वेटर पर ट्रॉपिकल रीजन में, तो पोल्स पे मैक्सिमम कैसे हो सकता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देन आप देख रहे हो कितना इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है ज्योग्राफी में, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सारे। देखो ये क्वेश्चन देखना, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो, मतलब एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो कम होता है। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर बारिश होती रहती है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की जो बारिश होती रहती है, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में ऑलरेडी ऊपर हमने देखा था, ठीक है, बारिश होती है रुक जाती है ना, इस तरीके से। तो दिस इज़ नॉट इक्वेटोरियल, ठीक है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको दिखाया भी हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना। टेलीग्राम चैनल जाना, वहाँ पे इवन मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है ना, कि कहाँ से एनसीईआरटी से कॉपीड है क्वेश्चन। तो इसीलिए ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्या है
कि जब विंड की वेलोसिटी बढ़ती है तो ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। इट्स वेरी कॉमन सा थिंग कि भाई विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा ही, है ना। कोरियोलिस फोर्स समझते हो ना, कि कोई भी चीज़ जैसे ऐसे जाएगा और फिर ऐसे डेविएट कर जाएगा, है ना, तो इसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, है ना। अर्थ पे होता है तो इट हैपन्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इक्वेटर पे ये एब्सेंट होता है, इक्वेटर पे ये एब्सेंट होता है, इक्वेटर पे इट इज़ एब्सेंट, ठीक है, इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, एग्जैक्टली इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इक्वेटर पे क्यों ज़ीरो होता है कि जो विंड है, जो हवा है, वो आइसोबार्स के परपेंडिकुलर बहती है, दैट्स वाई, ठीक है। तो उसीलिए जो है इक्वेटर पे ये एब्सेंट होता है। विंड वेलोसिटी बढ़ेगी विद इंक्रीज, मतलब दैट इंक्रीज कोरियोलिस फोर्स का भी थिंग, है ना। आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स मतलब कि जैसे कि आइसोथर्म्स होता था ना कि इक्वल टेम्परेचर, तो आइसोबार्स इज द इक्वल प्रेशर, ठीक है। तो जो जो एरिया में इक्वल प्रेशर होता है उसको हम आइसोबार्स से माप लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट 2019 में एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो 1.5 लाख बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और शायद फिर से पूछा जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 2019 में पूछा ऑन 21 जून सन कहाँ पे रहता है, 21 जून को, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देखो सन क्या डायरेक्ट कहाँ पे सन डे हो रहा है ना, इसको समर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं, है ना। तो डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ, ये देखो ये है आर्टिकल सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल, does not sit below the horizon of Arctic Circle, does not sit below the horizon of Antarctic Circle, shine vertically overhead the noon on the equator और shine vertically over at the Capricorn। देखो ये Capricorn है, कहाँ है vertically overhead, ठीक है। तो does not sit below the horizon of Arctic Circle, ठीक है, understood। Then 2022 in the northern hemisphere the longest day of year normally occurs in the first month of the June, second half of the June, ठीक है। तो ऑब्वियसली द सेकेंड हाफ ऑफ द जून, यहाँ पे देखो इसका आंसर दिया हुआ है। 19 में 22 में सेम क्वेश्चन रिपीट करा, जो चीज़ पहले क्वेश्चन में था उसको ऑप्शन में डाल दिया और जो ऑप्शन में था उसको क्वेश्चन में डाल दिया। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन हमको लगता है यूपीएससी का, ठीक है, क्योंकि 2024 में ये पूछा था एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस द सनलाइट मोर देन 12 आवर, ठीक है, 12 घंटे से ज़्यादा का सनलाइट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू ऑलरेडी नो, आर्टिक सर्कल तो होना ही होना है ना। तो द आंसर इज 2 and 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, अंडरस्टूड। देन 2018 का एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, ठीक है। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हर 1000 ईयर पे जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, एंड इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। देखो अर्थ के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मूवमेंट है जो विद टाइम विद चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इट हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100 ईयर्स अगो, फ्यू 100 and 1000 ईयर्स, ठीक है। देन when the earth was created more than 4000 million years ago there was 54% oxygen and no carbon dioxide। नो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या कि जब अर्थ 4000 मिलियन साल पहले बना तो 54% ऑक्सीजन था, बट कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, क्योंकि उस समय यूपीएससी का एग्जामिनर वहाँ पे खड़ा था और वो देख रहा था कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, ठीक है। और फिर उसने ये क्वेश्चन बना दिया, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इवन 0.0000001% भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जैसा स्टेटमेंट जो है गलत होता ही होता है, ठीक है। तो द सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। देन व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आए तो उन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर अर्थ का चेंज किया। ऑब्वियसली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द एटमॉस्फेयर। तो 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत ध्यान से चलना आगे। सो द क्वेश्चन इज इन द सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव, ठीक है। पी वेव जो है वो एस वेव से
पहले आता है। पी मतलब होता है प्राइमरी वेव, एस होता है सेकेंडरी वेव, तो ऑब्वियसली पी वेव एस वेव से पहले आएगा। इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। पी वेव में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो इस तरीके से बिहेव करता है, ये इसको टू एंड फ्रो कहते हैं, आगे पीछे, है ना, इस तरीके से। दिस इज़ द सरफेस, है ना, ये पी वेव हो गया। एस वेव कैसे होता है, द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द राइट एंगल, ठीक है। एस वेव में ऐसे बिहेव करते हैं, अप एंड डाउन, है ना, दिस इज द एस वेव, ओके। सो और डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, है ना, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है एंड बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? और देखो एक और चीज़, एस वेव जो है वो पी वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ना, पी वेव से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो 2-3 और चीज़ें एक बार जान लो, ठीक है। देखो प्राइमरी वेव के बारे में एक चीज़ ये जानो कि इट ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तीनों प्राइमरी वेव जो होता है सबसे पहले आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से ट्रैवल करता है। और जो एस वेव होता है वो आता है एक टाइम लैग के साथ, थोड़ा टाइम दे करके आता है, ठीक है, विद अ टाइम लैग आता है। अंडरस्टूड। और इट ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल, ठीक है। एस वेव केवल सॉलिड मटेरियल के थ्रू जो है ट्रैवल करता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड और सल्फर कंपाउंड, है ना। ये 4 चीज़ें हैं। हाउ मेनी ऑफ प्रोडक्ट आर वोल्केनिक प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक एरप्शन, है ना। तो देखो पहली बात, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वोल्केनिक एरप्शन के टाइम में कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं भाई, इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव के लिए जाओ, ठीक है। क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, वो वोल्केनिक एरप्शन में बहुत सारे गैसेज रिलीज होते हैं, बहुत सारी डेब्रिस रिलीज होती है, बहुत सारा डस्ट रिलीज होता है, बहुत कुछ रिलीज होता है, ठीक है। तो हमेशा गो फॉर ऑल 4। वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पे लगाया हुआ है, जाना एक बार देखना, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे दूँगा। जैसा कि ये ऑलरेडी टोल्ड कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पॉज करना वीडियो, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही जो है यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है, एक रीज़न है फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। देन रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब समझना क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, लग रहा टफ है, बहुत ईजी है। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज इट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन दिस सोल्यूशन, ठीक है। केमिकल वेदरिंग, समझे। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये सब भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन था ये, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिबांग, कामेंग और लोहित, ठीक है। तो ऑल 3 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। दिबांग भी, कामेंग भी और लोहित भी, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कौन कौन सा ड्रेनेज सिस्टम यू हैव टू रिमेंबर। पहला गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गोदावरी रिवर सिस्टम, देन इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद से कावेरी रिवर सिस्टम, नर्मदा रिवर सिस्टम, ठीक है। आपको ये सारे रिवर सिस्टम बहुत ही अच्छे से रटे होने चाहिए, याद। इंडस रिवर सिस्टम हाँ हमने बता दिया ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू सम मैप्स, ठीक है। उन मैप्स को जो है आप बढ़िया से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईयर 2017 विद रेफरेंस टू द रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। So the source of river Teesta is same as of the Brahmaputra but it flows through Sikkim, ठीक है। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज
ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ठीक है। रिवर रंगीत जो है ओरिजिनेट होता है सिक्किम से और एक ट्रिब्यूटरी है रिवर तीस्ता का। हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में और ना हमको जानना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बे ऑफ बंगाल में तुम्हारा फ्लो हो जाता है रिवर तीस्ता, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर का जो मकसद था वो जानना क्या था तुमसे, बस कि रिवर तीस्ता का सोर्स क्या है, ठीक है। डू यू नो द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता, ठीक है। सो पहली बात, रिवर तीस्ता जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है ना। रिवर तीस्ता कहाँ ओरिजिनेट होती है? इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग, ठीक है। तो पहला गलत है, तो ये दो ऑप्शन तो गए, ठीक है। इससे ये पता चलता है रिवर रंगीत जो है वो सिक्किम का जो है ओरिजिनेट होती है और ट्रिब्यूटरी है रिवर तीस्ता की, इतना तो श्योर हो। देन द थर्ड ऑप्शन कि तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीस्ता जो है जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और जा कर के ये क्या जमुना फॉर्म करेगी और बांग्लादेश में जाकर के ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ बी, टू ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, रिवर रंगीत वाला, ठीक है। अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज आलियार, ईसापुर और कंसा बाती, ठीक है। क्या कॉमन है? तो यहाँ पे है वाटर रिजर्वोयर्स एक्चुअली, ठीक है। वाटर रिजर्वोयर्स है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर रिजर्वोयर्स क्या है? तो ये एक थीम है यूपीएससी का, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन दोबारा दिखे और ऑप्शन में वाटर रिजर्वोयर हो, बिल्कुल आग बंद करके उस पर टिक मार देना, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का थीम है। अंडरस्टूड। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड एट द कावेरी बेसिन, ठीक है। नागरहोली नेशनल पार्क, पापीकोटा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कावेरी बेसिन पे कौन कौन से हैं नेशनल पार्क हैं? तो पहली बात तो कावेरी बेसिन का आपको लोकेशन अगर पता होगा, देखो ऊपर हमने बताया था ऑलरेडी, कावेरी बेसिन का लोकेशन पता होगा तो आप आराम से कर लोगे। जैसे अब ये पापीकोटा है, ठीक है। पापीकोटा बहुत ही ऊपर है, ठीक है। पापीकोटा आता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, जहाँ कावेरी का कोई लेना देना भी नहीं है, ऊपर है बहुत, ठीक है। तो सेकंड तो नहीं होना, तो सेकंड तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। एंड द आंसर इज़ क्या? 1, 3 एंड 4, है ना। मैंने एक और चीज़ आपको बताया था कि हमेशा ज़्यादा वाले के साथ जाओ, ऑलवेज गो विद द ज़्यादा वाला, है ना। एक ऑप्शन गलत होगा लेकिन ज़्यादा वाला ऑप्शन कभी गलत नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम में ज़्यादा वाले ऑप्शन के साथ जाओ। अगर 2 और 3 में आपको सेलेक्ट करना हो 3 सेलेक्ट करो, 1 और 2 में सेलेक्ट करना हो 2 सेलेक्ट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम में सही नहीं भी हो सकता है, तो नॉलेज पे भी खेलना है। बट जहाँ बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि गो फॉर द ज़्यादा वाला, ठीक है। आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे, 1-2 गलत भी हो जाएगा तो फिर भी आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पाउट इनटू 1 ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट, ठीक है। 4 रिवर में से 3 रिवर ऐसे हैं, लाइक 3 ऑफ देम पाउट इनटू 1 ऑफ देम, मतलब क्या 3 रिवर जाके एक में मिल जाते हैं और फिर बाद में जाके इंडस को डायरेक्टली वो ज्वाइन कर लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच ऑन सच रिवर दैट ज्वाइन द इंडस डायरेक्ट, कौन सा रिवर है जो डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन कर लेता है? देखो ये इंडस रिवर सिस्टम से क्वेश्चन था एंड द आंसर इज सतलज, ठीक है। और सतलज की एक और ख़ास बात क्या है, सतलज एक इंडस के बाद इकलौता ऐसा नदी है जो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इंडस एंड सतलज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है ना। तो सतलज से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। इंडस रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, कहीं फंस रहा है, मैं आपको आप बोलना मेरे को, मैं मैप आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखो मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ आपको रामसर साइट्स के लिस्ट, ठीक है, और भी जो है आपको मैं सॉइल की लिस्ट और आपको ये क्लाइमेट की लिस्ट, क्लाइमेटिक रीजन्स, है ना, उसके लिए लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ों की जो लिस्ट है वो सब आपको दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। देन ईयर 2021, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशाधरा। कौन सा जो है वो ईस्टर्न घाट से राइज होता है, ठीक है। सो नागावली एंड वंशाधरा, ठीक है, 2 और 4 ये आपको ईस्टर्न घाट में राइज होता है, ओके। ब्राह्मणी आपको होता है राइज इन उड़ीसा, ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए, है ना। ब्राह्मणी का होता है उड़ीसा से, नागावली आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश आपको पता है ऑलरेडी कि ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, ठीक है।
देन सुबर्ण रेखा, तो सुबर्ण रेखा झारखंड, ठीक है। एंड वंशाधारा तो यू ऑलरेडी नो, बताओ वंशाधारा इन उड़ीसा, ठीक है। एक्चुअली ड्रेन इनटू आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आके क्या होगा, ये ड्रेन हो जाता है ना। वंशाधारा उड़ीसा के सदर्न पार्ट से होता है ओरिजिनेट, है ना, जो तुम्हारा पार्ट ईस्टर्न घाट्स को लगता है। अंडरस्टूड। चलो देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि ऐसे क्वेश्चन अगर लाइक इफ़ यू लीव ऑल्सो ना तो कोई इशू नहीं है, लाइक तुम छोड़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फैक्ट है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ तुम गलत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान चलो यहाँ उड़ीसा दिया हुआ है, यहाँ उड़ीसा दिया हुआ है ना, चलो ये तो तुम आराम से एलिमिनेट कर दोगे थर्ड, तो थर्ड एलिमिनेट कर दिया, बट यहाँ पर आके तुम फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है। चलो तुमने सेकंड सही कर दिया, फिर फोर्थ और वन में फंस जाओगे कि क्या करें, ए करे फोर करे, है ना, तो फंसना ही फंसना है। तो यहाँ तुम बहुत चांसेस है गलत कर देने के, तो लाइक यू कैन लीव हेयर ऑल्सो, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2023 का क्वेश्चन था। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, ठीक है। बहुत ईजी क्योंकि स्टेटमेंट है, सबको पता है कि झेलम रिवर जो है वुलर लेक होकर के जाता है, ठीक है। देन कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ठीक है। डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक मतलब क्या है, स्टेटमेंट यहाँ गलत है। एग्जामिनर चाहता है कि तुम इस स्टेटमेंट को पकड़ो, स्टेटमेंट गलत कराने के लिए लाइक ये इतना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। इस तरीके देखो, मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर, ठीक है, ये मियांडरिंग ऑफ है ना, ये जानबूझ करके इतना तड़क भड़क सा स्टेटमेंट बना रहे हैं क्योंकि इनको गलत करना है, ये खुद से बनाया हुआ है इनका स्टेटमेंट है। ये कहीं से देखो कॉपी पेस्ट किया है, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, भाई वुलर लेक की तरफ से पास करता है, सिंपल सा। बट मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, अंडरस्टूड। तो ओनली वन हेयर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको स्टेटमेंट को पकड़ना है। ये कैसे होगा, विद द राइगरस रिवीजन ऑफ PYQs, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, PYQs करो, बहुत अच्छे से करो। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वाटरफॉल, रीजन और रिवर बताना है ना। तो वाटरफॉल, रीजन और रिवर, धुआंधार कहाँ, मालवा में, नर्मदा, हुंदरू छोटा नागपुर, सुबर्ण रेखा, गरसोपा वेस्टर्न घाट है, नेत्रावती। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है और मैंने क्यों डाला हुआ है यहाँ पे, ये अब देखना, पता है क्या, ऐसे क्वेश्चन ना छोड़ने के लिए होता है, लाइक बहुत ही वेग और घटिया क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। इसका आंसर ओनली वन है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हुंड्रू, गरसोपा वाटरफॉल इतना कोई नहीं पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता है भाई। अगर तुमको नॉलेज नहीं है बिल्कुल अटेम्प्ट भी मत करने जाना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया था, ऑलरेडी हमने बताया भी था जब मैंने 2024 का PYQ सॉल्व किया था। डू नॉट अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे हैं, छोड़ने हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड, 2016 का एक क्वेश्चन है। कौन कौन से रीजन है जहाँ शेल गैस मिलते हैं, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे आपको मैप भी दे दिया है कहाँ कहाँ पे, देखो ये गंगा बेसिन, ठीक है, असम आराकान बेसिन, कैम्बे बेसिन, ठीक है, कैम्बे बेसिन है ऑप्शन में, कावेरी बेसिन भी है, कृष्णा गोदावरी बेसिन भी है, दामोदर वैली एंड गोंडवाना बेसिन, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, याद कर लेना, ये PDF में ऐसे ही प्रोवाइड कर दूँगा तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ऑल 3 इज़ द आंसर एंड इट इज़ करेक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजा आएगा देखना। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास गोल्ड माइंस नहीं है। राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस, राजस्थान के पास क्या है, आयरन ओर माइंस है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइन है ही नहीं, ठीक है, मतलब है ही नहीं। बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में गोल्ड माइन है, ठीक है। आपने KGF मूवी भी देखी होगी, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, मैंने नहीं देखी है बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोलेरू गोल्ड फील्ड कहते हैं उसको, है ना। तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइन है, ठीक है। तो डू नॉट हैव गोल्ड माइन, ये नाम देखो, पहली बात नहीं भी पता आपको ना, तो आंध्र प्रदेश और झारखंड गोल्ड माइन है ही नहीं, ये नहीं बोल सकते, समझ लो। इवन किसी गांव में भी थोड़ा सा गोल्ड अगर मिल जाता है ना 10 ग्राम भी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, समझ रहे हो। इस तरीके से देखो स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो सेकंड और सेकंड ये कटा, ठीक है। देन इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस,
भाई नॉन कोल माइंस को स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं ऑक्शन कर सकती है? नॉन कोल माइंस है, नॉन कोल जब है तो किसी भी चीज़ का माइन हो सकता है, लाइक भतीरी चीज़ों का माइन हो सकता है, तो क्यों नहीं कर सकती ऑक्शन? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत करने का तरीका होता है। डू नॉट देखो दे करके इसने स्टेटमेंट बस गलत कर दिया और कुछ नहीं है। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? इजी गोइंग था। देन 2019 विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माइनर मिनरल्स के बारे में बताना है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, जितना बड़ा दिखता है उतना ईजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। सैंड क्या है? एक माइनर मिनरल है। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर है क्या? माइनिंग लीज ग्रांट करने का माइनर मिनरल्स का। ठीक है, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट माइनर लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि माइनर मिनरल का जो रूल फॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो लीज है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, समझ गया? स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, वाई नॉट? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रिवेंट करने के लिए रूल बना सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है। माइनर मिनरल जो है अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ चीज़ें होती हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी बहुत ईजी गोइंग है भाई, कि इलीगल माइनिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल्स और लॉ ये सब बना सकती है चीज़ें। ठीक है, समझ गया? सेकेंड स्टेटमेंट को समझो कि माइनिंग लीज जो है माइनर मिनरल्स का, उस तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट लगा कि पहली बात तो स्टेटमेंट जोड़ा। मैंने पहले बहुत बारी बताया, जहाँ ये बट आए वहाँ अवेयर हो जाओ तुरंत। ठीक है, द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट माइनर लाई विद सेंट्रल, मतलब रूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, रूल जो माइनर मिनरल वो भी माइनर मिनरल है, नॉट मेजर मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स, इट माइनर मिनरल। उसका रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और जो माइनिंग लीज है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, लाइक लिटरली। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सुन के ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट को पहचानना सीखना है। ठीक है, बट अगर प्रेशर में रहोगे तो नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो रिलीज़ करो प्रेशर और आराम से जाओ। ठीक है, देन 2022 मोनाजाइट इज़ अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट कंटेन थोरियम। मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर कोस्टल सैंड इन इंडिया। इंटायर कोस्टल सैंड मतलब क्या? मोनाजाइट जो है जितने भी कोस्टल सैंड है हर जगह ही मिलता है। 2022 का क्वेश्चन है ये, 2011-12 का नहीं है, कि इंटायर कोस्टल सैंड में मिलता है, हर जगह ही मिलता है। भाई यहीं पे तुम्हारा तीन स्टेटमेंट गलत होता है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। इंटायर कोस्टल सैंड में कहाँ से मिल सकता है कोई चीज़? लाइक सारी ही कोस्टल सैंड में मिल जाएगा मोनाजाइट। एक तो पहले लिखा यार रेयर अर्थ है, और रेयर अर्थ होने के साथ क्या इंटायर जगह मिल जाएगा? कोस्टल इंडिया मतलब इतना रिच है मोनाजाइट में कि रेयर होने के बाद ये पूरे कोस्टल सैंड में मिल रहा है। समझो चीज़ों को। ठीक है, द आंसर इज 1 2। देखो इवन ये क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट मोनाजाइट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज ही कर सकते हैं, इतना रेयर है। इंटायर कोस्टल में मिलता है तो फिर तो भाई कितनी ज़्यादा इसकी इलीगल वो चीज़ें होती कि पूछो मत। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये 2023 में देखो क्वेश्चन है, इलेमनाइट एंड र्यूटाइल एबंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, अवेलेबल देखो इस तरीके से स्टेटमेंट बनते हैं, सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स, मतलब ये गलत नहीं है, मिलते होंगे कुछ कोस्टल ट्रैक्ट्स में। ठीक है, आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 2023 क्वेश्चन था, नहीं पता था मेरे को, बट देखो एक मेथड होता है ऑड वन आउट। ठीक है, OOT मेरा फेवरेट मेथड है, मैंने बताया भी है बहुत बार, इसमें भी देख लो। इस मेथड के हिसाब से जो चीज़ें थोड़ी अलग आपको स्टेटमेंट में लाइक आंसर्स में दिख रही है, ठीक है, स्टेटमेंट्स में या आंसर्स में, गो फॉर इट, वही आंसर है। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम, इसमें अलग क्या दिख रहा है? द टाइटेनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन के बारे में आप पढ़ते रहते हो, है ना, बट टाइटेनियम के बारे में आप नहीं पढ़ते हो, और टाइटेनियम इज़ द आंसर बिकॉज इट इज़ ऑड वन आउट। हर साल ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं 50 क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये मत बोलने लगना कि लॉजिकल है ये सारी चीज़ें, भाई बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। पता है क्यों? क्या होता है कि नॉर्मल ऑप्शंस जो है एग्जामिनर के लिए बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, बॉक्साइट, ये सब तुरंत कहीं से ला कर कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, बट ऐसे स्टेटमेंट एग्जामिनर के माइंड में नहीं आते, ये डायरेक्ट आंसर होते हैं। समझ रहा? इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है, इस तरीके से एग्जामिनर के माइंडसेट को समझा जाता है। ठीक है, देन 2023 का एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस बेस्ड कूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम यूज ए सी वाटर, कोई भी सी वाटर यूज़ नहीं करता। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जो है वाटर स्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं।
और नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड, और कोई भी जो है प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, कोई भी प्राइवेटली ओन्ड कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। कोई भी सी वाटर यूज़ ही नहीं करता, मतलब सी वाटर यूज़ ही नहीं होता है भाई। तीनों स्टेटमेंट गलत है, नन, ठीक है। अगर एक भी अगर सी वाटर यूज़ कर रहा होगा तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। एक भी अगर ये थर्मल पावर प्लांट वाटर स्टेज डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और एक भी अगर प्राइवेटली ओन्ड हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका आंसर नन होगा, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में जाकर के हर जगह चेक नहीं कर रहा है ना, तो नन इज़ द आंसर। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स टू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मैं आपको बताता हूँ कहाँ होता है। ये मेनली जो आपको होता है, ये होता है आपको वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स वाले एरिया में, ठीक है। सो हेयर द आंसर इज 1 and 3, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। यहाँ मिलता है आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न और घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, कौन सा, तो दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एग्जैक्टली दैट इज द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो आगे आ जाओ। गांडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन से जो रिवर है वो गांडीकोटा कैनियन फॉर्म करती है इन सदर्न इंडिया। चलो सो द आंसर इज कावेरी, मंजीरा, पेन्नार और तुंगभद्रा। तो आंसर इज पेन्नार, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है, ओके। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ये याद करना होता है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ इसके लिए ट्रिक नहीं लगता, ठीक है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आता है करो, नहीं आता है छोड़ के चलो आगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है करना भी, नहीं आता छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पीक एंड द माउंटेन्स, नामसा बारवा, गढ़वाल हिमालयाज, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालयाज, नुकरेक सिक्किम हिमालयाज, ठीक है। देखो ये बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो, ठीक है। अगर आता है तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो नामसा बारवा पहली बात तो बहुत ऊपर है, इट इज़ इन लद्दाख रीजन, ठीक है। इट इज़ इन लद्दाख रीजन। और गढ़वाल हिमालयाज आता है, पता है, गढ़वाल टिहरी गढ़वाल कहते हैं, ये आता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है। अब सेकंड और थर्ड में देख लो, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालयाज, नोकरेक सिक्किम हिमालयाज। नोकरेक है मेघालय में, ठीक है। नोकरेक कहाँ में, मेघालय में। तो द आंसर इज नंदा देवी इज इन कुमाऊं हिमालयाज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नोकरेक रीजन इज मेघालय, है ना। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, ठीक है। इसका हिंदी वाला वर्जन तुम पढ़ते हिंदी वाला, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कच्छ भूमि साफ साफ लिखा हुआ था, और डायरेक्टली वहाँ से तुम रन ऑफ का आंसर कर सकते थे, ठीक है। इट इज़ द एक्सटेंसिव मार्शलैंड, ठीक है, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल, ठीक है। लाइक सी लेवल में रिपीटेड, लाइक हमेशा सी लेवल घटता है ना, और मार्शलैंड बढ़ता है रन ऑफ कच्छ में। अंडरस्टूड। देन 2016 का एक क्वेश्चन है, फेमस रीजन्स और द प्लेस, ठीक है। बोध गया बाघेलखंड में है, ठीक है। खजुराहो बुंदेलखंड में है, खजुराहो बुंदेलखंड में है, वी ऑल नो ये बुंदेलखंड रीजन में खजुराहो आता है। तो सेकंड इज तो करेक्ट है ना, सेकंड इज करेक्ट, तो डी को तो आप हटा सकते हो कि सेकंड इज तो करेक्ट। शिरडी विदर्भा रीजन में, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा बहुत। नासिक इज इन मालवा रीजन, तो आपको इतना पता है कि नासिक मालवा रीजन नहीं है, नासिक इज शायदरी, एग्जैक्टली नासिक को क्या बोलते हैं, शायदरी रीजन, ठीक है। नासिक क्या है, शायदरी रीजन है। तो फोर्थ आंसर नहीं होगा, है ना। तो फोर्थ नहीं होगा, तो फोर्थ को भी एलिमिनेट करो। 2 and 5 इज द आंसर। तिरुपति इज इन रायलसीमा रीजन एंड खजुराहो बुंदेलखंड, ये वी ऑल नो, ठीक है। शिरडी विदर्भा रीजन में नहीं आता है, ठीक है। शिरडी विदर्भा के बाहर आता है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो थर्ड वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। देन द नेक्स्ट 2024, विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम प्रयाग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है प्रयागराज को जो है वो ज्वाइन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, सही है। सो द आंसर इज ईस्ट टू वेस्ट, पहला गोमती आता है, फिर घाघर आता है, देन गंडक आता है, देन कोसी आता है, ठीक है। इसको याद करने का हमने बहुत अच्छा ट्रिक बनाया था,
घन, ठीक है। ये ईस्ट टू वेस्ट ही है। गो मतलब क्या, गोमती, घ मतलब घाघर, गन मतलब गंडक, ठीक है। तो गोघन, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। कौन सा बॉर्डर लगता है, नॉर्थ सी से, ठीक है। नॉर्थ सी से कौन सा बॉर्डर लगता है। ऑलरेडी मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो प्लेसेस इन न्यूज़ वाला जो था ना वीडियो, उसमें मैंने ये चीज़ कवर करा है बहुत अच्छे से, जाना और देखना, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ वाला मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो उसको देखना ज़रूर, ठीक है। तो बहुत सारा आइडिया तुमको वहाँ से भी मिलेगा। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो आंसर है ओनली 2, ठीक है। कौन कौन सा नॉर्थ सी का बॉर्डर लगता है ये पहले समझ लो। तो नॉर्वे लगता है एग्जैक्टली, ठीक है। रशिया तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो रशिया तो भूल ही जाओ, रशिया तो बिल्कुल नहीं लगता। जर्मनी लगता है, ठीक है। डेनमार्क लगता है, ठीक है। फिनलैंड नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। डेनमार्क लगता है, नॉर्वे लगता है, जर्मनी लगता है, नीदरलैंड लगता है, बेल्जियम लगता है, यूके भी लगता है, ठीक है। ऑब्वियस है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, टाइड अकर्स इन द ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग, ठीक है। कि किसके वजह से जो है टाइड्स आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो 1 2 3 सारे इसका आंसर है। ये ऑलरेडी नो कि टाइड्स किस लिए आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो सन का, वो जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, अर्थ का, उसके वजह से क्या होता है, टाइड्स आते हैं तुम्हारे सीज में एंड ओशियंस में, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कूलर रीफ्स इन द ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक है। ज़्यादातर जो वर्ल्ड के जो कूलर रीफ्स है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कूलर रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है। तो ज़्यादातर 1/3 से ज़्यादा जो कूलर रीफ्स है वो तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। ये कह सकते हैं यार ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है इतना बड़ा सा, तो यू कैन से इट। Coral field host far more number of animal phyla than house hosted by the tropical rainforest. Far more जो ये है ना, ये इस नंबर को एक्सट्रीम बनाता है, ठीक है। नॉट फार मोर, ठीक है। इट नॉट फार मोर एनिमल फाइला देन द हाउस होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो यूपीएससी ने ये दिया ही इसलिए कि आप गलत करके आओ ये, ठीक है। बट ये गलत नहीं है स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि कोरल रीफ्स एनिमल फाइला सच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा जो है होस्ट करता है। समझ लो आप ये चीज़, बहुत ज़्यादा होस्ट करता है, अंडरस्टैंड है ना। तो ये फार दे करके, पता है ये तुमको चाहता था कि तुम एक्सट्रीम समझ के गलत करो, बट ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। ये सेम वैसा ही स्टेटमेंट जैसे ऊपर हमने देखा कि ट्रोपोस्फेरिक लेयर जो है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है और पोल्स पे कम होता है ना। तो उसमें कैसे एकदम बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के दिया होता है कि बहुत ज़्यादा होता है ना। तो उस टाइप का ही ये स्टेटमेंट है, अंडरस्टूड। तो द आंसर इज़ 1 2 and 3, ठीक है। इसको आप याद रखना, ओके। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। OMT इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर इन द सदर्न वेस्टर्न एंड इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। मतलब इतना सारा इसमें फैक्ट दे दिया है कि लाइक 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म में मेजर होता है, 129 मीटर सदर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन में होता है, जनवरी टू मार्च होता है। इतना सारा फैक्ट, समझ लो, एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, understood. OMT collected during January to March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean, ठीक है, understood. तो सेकेंड वाला बहुत ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, बहुत जेनेरिक सा, एंड बी इज़ द आंसर। तुम देखो कितना सारा फैक्ट है, जहाँ तुमको इतना सारा फैक्ट देखे किसी स्टेटमेंट में, सीधे उसको कट करो क्योंकि वो गलत ही होगा, ठीक है। Then the next question, the temperature contrast between the continent and ocean is greater during summer than in winter, ठीक है। तो जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में, वो समर में ज़्यादा होता है रादर देन विंटर। हमने ऊपर इसको समझाया कि विंटर में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ओशन को ठंडा होने, गर्म होने में टाइम लगता है और कॉन्टिनेंट तुरंत गर्म हो जाता है और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अगर आपने केवल इतना भी निकाल दिया तो भी आपको पता है कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर दैन दैट ऑफ द लैंड सर्फेस, ठीक है। लैंड सर्फेस से ज़्यादा जो होता है वो ओशन का स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। यू ऑलरेडी न्यू इट, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है तभी तो साइक्लोन ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म होती हैं ओशन में, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। बहुत ईजी गोइंग स्टेटमेंट था, बहुत ईजी गोइंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट वन, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पहली बात तो एक चीज़ लॉजिक समझना। ठीक है, होता क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो जो सॉइल होता है वो इरोड होता है बहुत ईजिली, है ना, क्योंकि एक सॉइल लाइक रेन होगा तो सॉइल का लेयर लाइक हटेगा, है ना, फिर नया सॉइल आएगा इस तरीके से। तो दे आर नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है, तो वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा सॉइल, है ना। बट द सेकेंड स्टेटमेंट, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डीकम्पोज क्विकली। ठीक है, हाई टेम्परेचर जो मॉइस्चर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा वो सॉइल में बहुत ईजिली डीकम्पोज हो जाएगा, है ना। लाइक ऑलवेज जो एक मॉइस्चर जब होगा तो ऑब्वियसली जो डेड मैटर होगा जल्दी डीकम्पोज होगा ना, रादर दैन इन ड्राई डिसीडियस। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। कौन कौन सा एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, क्या वेजिटेशन है, क्या लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसका जो मैप है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहले अभी इधर ध्यान दो, है ना। ठीक है, सो आप समझ रहे हो ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। बस आपको इतना समझना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है। अब देखो सॉइल रिच न्यूट्रिएंट कैसे हो पाएगा, बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, क्योंकि इरोड तो हो रहा है ना सॉइल बार बार, तो ठीक है ऑब्वियसली डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भाई मॉइस्चर है, मॉइस्चर जल्दी डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। जो टीक है एक डोमिनेंट टी स्पीसीज है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान देना। ठीक है, एंड द आंसर इज ट्रॉपिकल मोइस्ट ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, वहाँ पे टीक जो है एक डोमिनेंट ट्री है। ठीक है, देन 2023 में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है कि हाउ मेनी अबव आर डिसीडियस ट्रीज, जिसमें टीक भी एक ऑप्शन था। ठीक है, समझ रहे हो। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं डायरेक्टली, है ना। महुआ एक ड्राई डिसीडियस है, जैक फ्रूट इज नॉट अ डिसीडियस ट्री। ठीक है, हम सबको पता है कि डिसीडियस ट्री नहीं है, इसमें आप OOT भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑप्शंस इतने वेग हैं कि क्या बताया जाए। इसको मैं बहुत ही वेग ऑप्शंस कहता हूँ। ठीक है, ये जो ऑप्शंस है इस तरीके से ऑप्शंस UPSC को नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत वेग ऑप्शंस होते हैं, है ना। चलो 2021 देखते हैं क्या क्वेश्चन आया। लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल सर्फेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। जो सॉइल सर्फेस है वो ऑलमोस्ट बेयर होता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनपी। जो प्लांट है वो इतना ग्रो करते हैं कि वो कैनपी तक, लाइक ऐसे ये ट्री है ना, ट्री है ना, तो ऐसे ये कैनपी होता है, इसको कैनपी बोलते हैं ना। तो कैनपी इस तरीके से, तो ये पूरा ढक जाता है ना, सन का लाइट भी नहीं आ पाता नीचे तक। तो ठीक है, बाई क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एफीफाइट्स रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्री। एफीफाइट्स मतलब क्या है, जो इसको इससे जो जड़ें ऐसा पकड़ी रहती है ना, उनको कहते हैं एफीफाइट्स। ठीक है, रूटेड अप टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो इट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा होता है। ठीक है, क्या कि वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म दैट रीच अप टू द कैनपी। ऐसे प्लांट जो कैनपी तक पहुंच जाते हैं, कैनपी ये ऊपर वाला जो ये कैनपी है यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और सॉइल जो है वो सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट बेयर क्यों होगा, भाई कैनपी ढके हुए हैं तो भाई नीचे तक तो जो है सनलाइट भी नहीं आएगी। ठीक है ना, मॉइस्ट ज़्यादा होगा, मॉइस्ट तो होता ही है लेकिन मॉइस्चर ज़्यादा नीचे तक आ पाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो खाली ही रहता है ना। देन देखो एक और चीज़ लिखा है, लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर। जो लीफ होगा जल्दी डिकम्पोज होगा, क्यों मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, देन द नेक्स्ट 2021 है ना, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ही पूछते हैं, बहुत ध्यान देना। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो रिवर और लेक्स में जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो तुम्हारा ग्लेशियर्स में है। ठीक है, ग्लेशियर्स के बाद ग्राउंड वाटर में है, देन रिवर एंड लेक्स में। मैं भी दिखाऊंगा आपको। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलार आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। एग्जैक्टली, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो ये
ओशन में तो पहली बात 95.5% वाटर है, फ्रेश वाटर है 2.5%। 2.5% में से ग्लेशियर्स में 68.7% वाटर है, ग्राउंड वाटर 30% है, और सरफेस और अदर वाटर 1.2% है। फिर इस 1.2% में ग्राउंड आइस एंड पर्माफ्रोस्ट तुम्हारा 69% है, लेक्स एंड 20.5, एंड देन रिवर्स और तुम्हारा लिविंग थिंग स्वैम्प मार्श सब मिला करके है इतना। तो लेक्स जो है वो भी ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रिवर्स। अंडरस्टूड, समझ रहे? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देन द नेक्स्ट, इन ईयर 2023 एक क्वेश्चन पूछता है अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान। मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन एक तो रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने एक ट्रिक बताया था कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आंसर गिवन होता है पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन था। ये 7th क्वेश्चन था, और 8th क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में कॉन्गो लिखा हुआ था, ठीक है, और कॉन्गो इसका आंसर था। और इस तरीके से हमेशा ये पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। मैं पैटर्न पे एक वीडियो बनाऊंगा, मैं शेयर करूंगा आपसे, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल या सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। आपको मैं 2-3 दिन के अंदर ही वो दे दूंगा वो वीडियो, ठीक है। उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, अंडरस्टूड? हाँ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो देखो थीम भी है, अफ्रीका थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने इंटरनेशनल जो रिलेशंस वाला प्लेसेस न्यूज़ वाला जो वीडियो है उसमें भी कराए हुए हैं, ठीक है। देन ये 2024 का क्वेश्चन है, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकॉनमी इज डिफाइंड एज, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या बोलते हैं? तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न टू कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो एक वीमेन देती है एट द एंड ऑफ, जब तक वो चाइल्ड बियर कर सकती है उसके एज तक, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन में सीधे लगाओ OOT, ठीक है, ऑड वन आउट लगाओ अल्जीरिया एंड मोरक्को, बोट्सवाना, नामीबिया, कोटे डिवोरे और घाना, और मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। कोटे डिवोरे इज द आंसर। कोटे डिवोरे क्या था? ये ऑड है ना, और यही आंसर भी था। मैंने क्या बोला? ऑड वन आउट हमेशा काम करता है। कोटे डिवोरे जो था वो इसका आंसर था, और ऑड वन आउट भी था, ठीक है, समझा। और अफ्रीका थीम है, इसको याद रखना, ठीक है। ये जो PDF है मैं आपसे शेयर कर दूंगा बहुत जल्दी। आगे और भी PYQs करेंगे। जो भी अब तुम्हारा स्कोर रहा होगा वो तो मेरे को फाइनली कमेंट सेक्शन में बताना, सारे काउंट करके। एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज़ मेरे तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो। अभी और भी PYQs अगर चाहिए लाइक फॉर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और ये सारी चीज़ें, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आई विल अपलोड इट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वहाँ बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।